अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर एनालिडा और दिस इज़ द 13th चैप्टर ऑफ आवर बुक। अब एनालिडा जो है इस फाइलम के अंदर वर्म्स पाए जाते हैं और जो वर्म्स होते हैं उनकी बॉडी जो है वो मेटामेरिक है। मेटामेरिक का मतलब है कि उनकी बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं, लिहाजा इसमें पाए जाने वाले जो भी वर्म्स हैं इस फाइलम में उन सब की सेगमेंटेड बॉडी होती है और उन सबको सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में इन्होंने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव दिया हुआ है, लेकिन पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके बाद हम इसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखेंगे, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो इसके अंदर जो मेंबर्स हैं इसके सबसे पहले कॉमन जो हमें मेंबर पता है वो हमें अर्थवर्म पता होता है कि हम अर्थवर्म जो है जो हम सबको आमतौर पर मिट्टी में मिलता है वो इसका मेंबर है। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं अर्थवर्म की, ठीक है। अर्थवर्म जो है वो फाइलम एनालिडा में शामिल है और अगर आप और से देखें तो इसकी बॉडी के अंदर ये सेगमेंट्स हैं, ठीक है। छोटे छोटे आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें लाइंस हैं, ये सेगमेंट्स हैं इसके अंदर। तो अर्थवर्म जो है ये सॉइल बिल्डिंग अर्थवर्म्स होते हैं। इनको सॉइल बिल्डिंग अर्थवर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन की जो खसूसियात हैं उसको मज़ीद बेहतर बनाता है। यानी कि ये सॉइल के अंदर हवा को ऐड करता है, ठीक है। इसके अलावा ये मिट्टी को खाता भी है। जो मिट्टी इसके अंदर ये खाता है उसके बाद अपने फीसिस से बाहर निकालता है ना, तो जो मिट्टी इसके फीसिस के ज़रिए से बाहर निकलती है वो मिट्टी ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है मटीरियल्स उसके अंदर ज़्यादा अच्छे शामिल हुए होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि सॉइल बिल्डिंग अर्थवर्म है ये, ठीक है। इसके अलावा इस फाइलम के अंदर हम देखेंगे बहुत सारे समंदर में पाए जाने वाले सेगमेंटेड वर्म्स, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये आपको एक सेगमेंटेड वर्म नज़र आ रहा है, ये समंदर में पाया जाता है और इसको हम क्लास पोलीकीटा के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस फाइलम में हम लीचेस को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। ये लीचेस क्या होती है, इसको उर्दू में जोंक कहते हैं और ये प्रीडेटरी लीचेस होती हैं क्योंकि खून चूसती हैं। इसके अलावा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में एक एनिमल का जिक्र किया हुआ है इन्होंने, उसका नाम है सामुआन पालोलो वॉर्म, ठीक है। अब ये सामुआन पालोलो वॉर्म जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये समंदर में रहता है। समंदर के बॉटम में जो कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल्स के नीचे रहता है ये, ठीक है। और अपनी तमाम एडल्ट लाइफ जो होती है ये समंदर के बॉटम पे गुजारता है, लेकिन जब इसने रिप्रोड्यूस करना होता है तो तब ये अपने जो बरो है उससे बाहर निकलता है। कोरल्स के नीचे जो इसने बरो बनाई होती है उससे ये बाहर निकलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इस सामुआन पालोलो का वॉर्म का लाइफ साइकिल निकाला है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया कि ये समंदर का बॉटम है, तो इसके अंदर से यहाँ पर ये एनिमल जो है ये बाहर निकला है, ठीक है। अब जब ये बाहर निकलता है ना तो इसकी जो टेल पार्ट होता है, ये टेल पार्ट्स, ठीक है ना, टेल के जो सेगमेंट्स होते हैं ये उनको तोड़ देता है और वो सारे सेगमेंट्स जो हैं वो टूट जाते हैं। इसकी टेल यानी कि टेल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, वो सेगमेंट्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, फिर वो समंदर में चले जाते हैं और उन सेगमेंट्स के अंदर एक्चुअली स्पर्म्स और एग्स भरे हुए होते हैं। और फिर बाद में वो सेगमेंट्स जो हैं इसकी टेल के उनमें रप्चर आता है, क्रैक आता है और उसके अंदर से एग्स और स्पर्म्स बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, फिर उनकी पानी में फर्टिलाइजेशन होती है। ये सारा प्रोसेस जो है ये फुल मून के टाइम पर होता है। जब फुल मून निकलता है तब अक्टूबर नवंबर का जो होता है टाइम होता है, तब ये काम होता है। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद में से लार्वा बनता है, दैन जो है ये सेटल डाउन होकर फिर अडल्ट में चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में इन्होंने सामुआन पालोलो वॉर्म के बारे में बताया है, उसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया, वो मैंने आपको बता दिया। और इसके दूसरे मेंबर्स जो हैं वो हमने देखे मेरीन वॉर्म्स, जिसमें हमने देखा कि पोलीकीट्स आएंगे जो हमें भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी तरह सॉइल बिल्डिंग अर्थवर्म्स का जिक्र हमने कर लिया और प्रीडेटरी लीचेस भी हमने देख ली जो कि इस फाइलम में शामिल है। अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। इसकी बॉडी मेटामेरिक है, जब मेटामेरिक का मतलब है सेगमेंटेड है और बायलेटरली सिमेट्रिकल है क्योंकि इसको हम इसकी बॉडी को सेंटर से हम दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं जी। एक सिंगल प्लेन जो है जैसा हम हमारे अंदर बायलेटरल सिमेट्री, इनके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री है। वॉर्म्स की तरह के दिखते हैं, लंबे से वॉर्म्स की तरह के होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर है कि दे आर प्रोटोस्टोम्स, ठीक है। प्रोटोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर कौन सी हैं ये सब आपको पता है। स्पायरल क्लीवेज है, ट्रोकोफोर लार्वा है, शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन है। सिलोम इनके अंदर जब बनती है तो वो शाइजोसिलस मेथड से बनती है, ठीक है। अब इनके अंदर एक और खसूसियत है, वो ये है कि इनके पास एपिडर्मल सीटी हैं और वो दो होते हैं, इसलिए इनको पेयर्ड लिखा है। इनके अंदर इनके एक जो बॉडी का सेगमेंट होता है ना उससे दो सीटी निकलते हैं। लेट्स सी इट्स पिक्चर। अब आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अर्थवर्म है और अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर आपको ये छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर कांटों की तरह के आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनका नाम है सीटी, जो कि इसके सेगमेंट्स भी आपको बड़े वाजे नज़र आ रहे हैं, उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सीटी होते हैं ना ये काइटिन के बने हुए होते हैं,
ठीक है। और इनका क्या मकसद होता है, इनका मकसद होता है कि ये जब ज़मीन पर मूव करता है, क्रॉलिंग करता है, तो इसको स्लिप ना होने दें, ये उसको ज़मीन के ऊपर ग्रिप करके रखते हैं ताकि वो मूव करते हुए स्लिप ना हो। ठीक है जी। अब सीटी को हमने कहा है ये पेयर्ड सीटी होते हैं। इधर से भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये पिक्चर अगर आप गौर से देखेगा तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये 2 सीटी आपको नज़र आ रहे हैं कि ये सीटी जो होते हैं ये 2 होते हैं इकट्ठे, एक पेयर की फॉर्म में होते हैं ये सीटी। ठीक है, हर सेगमेंट से 2 सीटी निकल रहे होते हैं। इसका नर्वस सिस्टम अगर हम देखेंगे जनरली इन सब के नर्वस सिस्टम के ऊपर यहाँ पर ये ब्रेन जिसको लिखा हुआ है ये गैंग्लिया है। इट इज़ एन एडवांस्ड गैंग्लिया और इसका नाम है डॉर्सल सुप्राफिरेंजियल गैंग्लिया। इसको ब्रेन भी कहते हैं और इसको सुप्रा फिरेंजियल गैंग्लिया भी कहते हैं, क्योंकि फेरिंग्स रीजन के ऊपर है इसलिए इसको सुप्रा फिरेंजियल गैंग्लिया कहते हैं। और चूँकि डॉर्सल पोजीशन पे इसलिए इसको डॉर्सल सुप्रा फिरेंजियल गैंग्लिया कहते हैं। और इसके बाद इसके यहाँ से नीचे वाली साइड पर नर्व कॉर्ड है जो कि वेंट्रल साइड पर है, इसलिए इसको वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहेंगे। और हर सेगमेंट में उस वेंट्रल नर्व कॉर्ड के ऊपर ये गैंग्लियाज आपको नज़र आ रहे हैं, गैंग्लिया मौजूद होते हैं। और इसके अलावा अगर हम इनका सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इनके अंदर खून की नालियाँ हैं, वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर ब्लड कन्फाइंड रहता है। और इसकी लास्ट करैक्टर ये है कि इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो प्रोटोनेफ्रीडिया वाला होता है या मेटानेफ्रीडिया वाला होता है। तो हमने अर्थवर्म में पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पर अर्थवर्म की पिक्चर आपको नज़र आ रही है कि उसके अंदर हर सेगमेंट के अंदर एक कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है ये मेटानेफ्रीडिया है, ये इस सेगमेंट में भी है और नेक्स्ट सेगमेंट में भी है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रिलेशनशिप्स टू अदर एनिमल्स, लेकिन इसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगी, इसको मैं चैप्टर के एंड पे डिस्कस करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मेटामरिज्म एंड टेगमेटाइजेशन। सबसे पहले इसके अंदर उन्होंने बताया है कि मेटामरिज्म इसमें होती है। मेटामरिज्म का यही मतलब है कि इसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंटल अरेंजमेंट है इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इसकी बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं वो रिंग्स, ऐसा लगता है ढेर सारी रिंग्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, तो वो रिंग लाइक सेगमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और ये सेगमेंट्स आपको बाहर जो एक्सटर्नली आपको नज़र आते हैं, ना सिर्फ एक्सटर्नली नज़र आते हैं बल्कि इसकी बॉडी को अगर हम कट करके देखें तो इंटरनली भी सेगमेंट्स जो हैं वो बड़े ही वाज़िया तौर पे नज़र आते हैं। अब इस पिक्चर को मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको, तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये सेगमेंट्स जो हैं ये अपने हम अंदर से देख रहे हैं, तो इसकी बॉडी के अंदर भी यहाँ पर ये देखें सेगमेंट है, यानी कि एक पार्टीशन है, यहाँ पर भी एक पार्टीशन है जिससे इसकी बॉडी के यहाँ पर एक ये चैम्बर सा बना हुआ है, एक ये चैम्बर है। ठीक है ना, तो इसके अंदर सेगमेंट्स जो हैं वो इंटरनली भी होते हैं। तो सेगमेंटल अगर बॉडी पार्ट्स जो हैं इसकी, किसी भी एनिमल की बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सेगमेंट्स की फॉर्म में हो तो हम इसे कहते हैं मेटामरिज्म। ठीक है, मेटामरिज्म पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेगमेंटल अरेंजमेंट और बॉडी पार्ट जो है वो एनिमल के, इसको कहते हैं मेटामरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर चूँकि सेगमेंट्स मौजूद हैं या इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, कंपार्टमेंट ये, तो जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है इसकी वजह से इसकी बॉडी की जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। तो इसी वजह से इसकी बॉडी के हर कंपार्टमेंट के अंदर एक कंप्लीट जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक कंप्लीट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और कंप्लीट जो है वो नर्वस सिस्टम भी इसके हर तमाम पोर्शंस के अंदर होता है। यानी कि कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसका अपना इंडिविजुअल जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है ये इसकी एनाटमी को भी, यानी कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी मुतासिर कर रही है। ठीक है, उसके बाद जी अब इन एनिमल्स के अंदर इस तरह की मेटामरिज्म क्यों है? मेटामरिज्म का जो अडेप्टिव सिग्निफिकेंस है या इसकी जो इसकी खसूसियत है वो ये है कि इसकी वजह से इन एनिमल्स को सपोर्ट मिलती है और उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी है और सपोर्ट भी मिलती है उनको, और वो एफिशिएंटली यानी कि अच्छे तरीके से चल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह ये है कि चूँकि इनकी बॉडी के अंदर जो आपने देखे हैं सेगमेंट्स या कंपार्टमेंट्स, उन कंपार्टमेंट्स के अंदर जो कैविटी है उसे हम कहते हैं सिलोम। ठीक है, और अब इनकी जो सिलोम होती है उसके साथ साथ मसल्स भी एसोसिएटेड होते हैं जिसकी वजह से ये एफिशिएंटली मूव कर सकता है। ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम से बता, यहाँ पर इस पिक्चर में देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये इसके कंपार्टमेंट्स है। इसमें इन्होंने अंदर जो इसकी सेप्टा है वो नहीं दिखाया, लेकिन इन्होंने दिखाया कि इसके अंदर जो है कंपार्टमेंट्स है और कंपार्टमेंट्स की वजह से जो अंदर इसमें कैविटी है वो सिलोम है, और इसकी जो बॉडी है ना उसके साथ इसकी जो बॉडी वॉल है इसके साथ ना ख़ास किस्म के मसल्स लगे होते हैं जिसकी वजह से ये एफिशिएंटली
चल सकता है, लोकोमोशन शो कर सकता है। अब इन्होंने कहा है कि हम ये किस तरह एफिशिएंटली मूव करता है, ये हमें पता चलेगा कि हम इसके सिलोम की डेवलपमेंट को स्टडी करें और इसके बॉडी के मसल्स को स्टडी करें, तो हमें पता चलेगा कि कितनी एफिशिएंटली ये ईजिली अपनी बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर ओरिजिन ऑफ सिलोम को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में इन्होंने इसके अंदर सिलोम के ओरिजिन के बारे में बताया है। अब सिलोम का ओरिजिन जो है इन्होंने इस फिगर से बताया है। ठीक है, और ये फिगर नंबर है 13.3। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि इस एनिमल जब ये एम्ब्रियो है, इस टाइम पर ये एनालिड जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर है। ठीक है, इसके अंदर सिलोम की डेवलपमेंट अभी नहीं हुई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले इसके अंदर ना मीजोडर्म भी मौजूद होती है, इसके अंदर एंडोडर्म भी होती है जो येलो कलर की नज़र आ रही है, और ब्लू कलर की एक्टोडर्म, यानी कि तीनों जर्म लेयर्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब क्या होगा कि सिलोम जब इसके अंदर बननी है तो वो शाइजोसिलर सिलोम के मेथड से बनी है, यानी कि इसके अंदर मीजोडर्म की स्प्लिटिंग होनी है। तो इसके अंदर ये जो इसकी जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म इसकी दोनों साइड्स, यानी कि इस साइड पर भी राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड्स पर क्या होगा कि इसके अंदर जो मीजोडर्म है, मीजोडर्मल सेल्स मूव होना, अलग-अलग होना शुरू हो जाएंगे, या स्पेस क्रिएट हो जाएगी और सिलोम बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इधर इस सेगमेंट में भी सिलोम बनना शुरू हो जाएगी, इधर भी बनेगी, और ये सिलोम जो है राइट और दाएं बाएं दोनों साइड पर हर सेगमेंट के अंदर बनेगी। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सिलोम है वो इसकी जो ये एंडोडर्म, जो कि एंडोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से बनता है गट। ठीक है, या डाइजेस्टिव सिस्टम या गट, दोनों एक ही चीज़ है, गट कह लो डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो, तो वो एंडोडर्म से बनता है। तो इसकी जो गट है, इसकी दोनों अतराफ यानी कि राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पर सिलोम बन रही होती है। ठीक है, और फिर बाद में जो सिलोम है ना ये बड़ी होती जाती है, यानी कि ये कैविटी बड़ी होती जाती है, स्प्रेड करती जाती है, और जब ये स्प्रेड हो जाती है तो इसकी वजह से जो है ये हमारे पास हर चैम्बर जो है, हर चैम्बर या हर कंपार्टमेंट के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, और जो भी इसके अंदर मीजोडर्म होती है वो फिर जो दीवार है, इसकी जो वॉल है उस तरफ लग जाती है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर दरमियान में एक सेप्टम क्रिएट हो जाता है, और ये डबल मेम्ब्रेन्ड सेप्टम होता है, क्योंकि इस जो है कंपार्टमेंट के अंदर जो मीजोडर्म है वो इस तरफ इकट्ठी हो गई है, और इस कंपार्टमेंट की मीजोडर्म इस तरफ इकट्ठी हो गई है, तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन इधर से बन गई और एक मेम्ब्रेन इधर से बन गया, तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि ये डबल मेम्ब्रेन सेप्टम है। और अगर हम इस एक सिलोम की स्पेस की बात करें तो इसके अंदर जो डबल मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट है वो इसकी एंटीरियर साइड पर, यानी कि इस साइड पर भी सेप्टम है, और इसकी पोस्टीरियर साइड यहाँ पर भी सेप्टम मौजूद है। फिर उसके बाद जी हमारे पास जो मीजोडर्म स्प्लिट हुई है, वो मीजोडर्म जो है वो इसकी दीवार के साथ, यानी कि इसकी वॉल के साथ लग गई है। अब इसने यहाँ पर जाके पेरिटोनियम बना दी है। ठीक है, इस पेरिटोनियम को, जो कि इसकी बॉडी वॉल के पास है, इसे पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं। और कुछ जो मीजोडर्म है वो अगर आप देखें रेड कलर की हमने देखी थी मीजोडर्म, जो कि इसकी गट के ऊपर आ गई है। देखो ना, अब यहाँ पर इसकी गट के ऊपर एक रेड कलर की लेयर सी आ गई है, तो ये हमारे पास पेरिटोनियम है, और इस पेरिटोनियम को हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, और इसके अलावा मीजोडर्म से मिजेंट्रीज़ भी बन जाती हैं, एक डॉर्सल मिजेंट्री बन जाती है और एक वेंट्रल मिजेंट्री बन जाती है। ये यहाँ पर ये ट्यूब्स, आपको एक ये ट्यूब नज़र आ रही है रेड कलर की और एक ये ट्यूब नज़र आ रही है। तो जो ऊपर वाली ट्यूब है वो डॉर्सल मिजेंट्री है और नीचे वाली वेंट्रल मिजेंट्री, और ये मिजेंट्रीज जो हैं ये जुड़ी हुई हैं विद द गट ट्रैक्ट। तो ये तो था इसमें शाइजोसिलर सिलोम फॉर्मेशन, और सिलोम जो है वो किस तरह बनी वो हमने देखा। उसके बाद इसके अंदर मसल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो मसल्स होते हैं इसके हर सेगमेंट के अंदर मसल्स मौजूद हैं जी। ठीक है, इसकी जो एपिडर्मिस है, ऊपर वाली एपिडर्मिस जो ब्लू कलर की शो की है, इसके नीचे जो सबसे एपिडर्मिस के बिल्कुल साथ जो मसल्स होते हैं दे आर द सर्कुलर मसल्स। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे जो मसल्स होते हैं वो सर्कुलर मसल्स होते हैं। सर्कुलर मसल्स जो होते हैं वो इस तरह इस रुख के होते हैं, इस तरह इस रुख के होते हैं। ठीक है, उसके सर्कुलर मसल्स के बिल्कुल नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो लंबाई के रुख के होते हैं और वो इस डायरेक्शन में चलते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो हर सेगमेंट तक जा रहे होते हैं, हर सेगमेंट से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर हम अर्थवर्म को छोड़ दें तो बाकी दूसरे एनालिड्स को अगर हम देखें तो उनके अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अलावा कुछ इजाफी मसल्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर जो पोलिकेट्स होते हैं उनके पास एडिशनल मसल्स होते हैं, और वो एडिशनल मसल्स उनका क्या नाम होता है, ओब्लीक मसल्स। अब ओब्लीक मसल्स जो होते हैं चूँकि वो तिरछे मसल्स होते हैं, ओब्लीक का मतलब होता है तिरछे, तो वो इस रुख के इस तरह तिरछे मसल्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी की वॉल में पाए जाते हैं।
इस तरह इन्होंने बताया कि जो लीचीज़ होते हैं उनके अंदर एक इजाफी एक्स्ट्रा मसल्स उनके अंदर डॉर्सो वेंट्रल मसल्स होते हैं। डॉर्सो वेंट्रल मसल्स जो होते हैं वो इससे बिल्कुल सीधे उनकी डॉर्सल और वेंट्रल, जैसा ये डॉर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस है, तो वो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस के दरमियान में होते हैं। अब हमने मसल स्टडी कर लिए, तो अब हम स्टडी करते हैं कि इन मसल से ये मूव किस तरह करता है। सबसे पहले तो चूँकि इसके अंदर ये स्पेस है, इसके कंपार्टमेंट्स के अंदर जो होता है जो सिलोम है उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है, जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर काम करता है, ठीक है। और इस तरह इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है जी। और इस की वजह से इसके अंदर हर कंपार्टमेंट में जो मसल्स होते हैं वो काम करते हैं, वो एक्ट करते हैं उस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से ये एफिशिएंटली लोकोमोशन शो करता है और उसको सपोर्ट भी मिलती है। और ऐसा जो है ये नॉन सेगमेंटेड एनिमल्स के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जी इसके अंदर जो मसल्स हैं वो एंटागनिस्टिकली काम करते हैं। अगर आपने कभी अर्थवर्म को देखा हो चलते हुए तो आपने देखा होगा कि कुछ उसके बॉडी के सेगमेंट्स जो होते हैं वो सिकुड़ रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो फैल रहे होते हैं, ठीक है। अब वो इस तरह होते हैं कि इसके कुछ सेगमेंट्स जो होते हैं उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में होते हैं, कुछ रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, और उसके अंदर उस टाइम मसल्स जो होते हैं वो एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे अंदर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। एंटागोनिस्टिकली का मतलब होता है कि ऑपोजिट काम करते हैं, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा जो है वो रिलैक्स कर रहा है। तो जब अर्थवर्म मूव करता है तो उसके अंदर जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स कर रहे होते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो उसका मतलब है कि मसल्स जो होते हैं उसके अंदर वो एंटागनिस्टिकली काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के सेगमेंट्स जो हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसकी बॉडी के अंदर जो शेप के अंदर चेंजेस आते हैं वो हम देख सकते हैं। मैं आपको इसको पिक्चर से दिखाती हूँ। अब अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अर्थवर्म की कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो थिक हो रहे हैं, कुछ थिन हो रहे हैं। इसका यही मतलब है कि इसकी जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है वो काम कर रहे हैं, यानी कि ये सेगमेंट इंडिपेंडेंट हैं इन सेगमेंट से। और इसके अंदर मसल्स जो होते हैं वो एंटागनिस्टिकली काम कर रहे होते हैं कि जब सर्कुलर मसल्स जिस टाइम आपको रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स टाइम कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये हैं और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो ये है, ठीक है। तो इस तरह इस एनिमल के अंदर ये बेहतर तौर पर इनके अंदर लोकलाइज चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से इनके सेगमेंट्स की शेप में तब्दीली आती है। लोकलाइज चेंज यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ और तरह का चेंज आ रहा है, यहाँ पर कुछ और तरह का चेंज आ रहा है। इसकी वजह से इसकी शेप में, यहाँ पर इसकी शेप पतली है, यहाँ पर इसकी शेप थिक है, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन शो करते हैं। ये एफिशिएंटली स्विमिंग भी कर सकते हैं, इस तरह क्रॉलिंग कर सकते हैं और बर्विंग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ स्लोमिक कंपार्टमेंट्स या कंपार्टमेंटलाइजेशन या मेटामेरिज्म के आपसे एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों, क्या फ़ायदा है मेटामेरिज्म का या सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स का एनालिट्स को। तो इसमें आपने इसके डिफरेंट एडवांटेजेस बताने हैं। तो जो पहला एडवांटेज हमने डिस्कस किया है वो है क्रिएशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट्स। इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये एफिशिएंटली या बेहतर तौर पे लोकोमोशन शो करते हैं और इनको सपोर्ट मिलती है, ठीक है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म का दूसरा एडवांटेज ये होता है कि इट लेसन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंजरी, यानी कि इंजरी की जो है वो अगर चोट लग जाएगी तो उसका जो असर है वो कम होगा, ठीक है, उसका नुकसान कम होगा अगर चोट लग जाएगी। मिसाल के तौर पर कि अगर इसका कोई भी सेगमेंट जो है वो इंजर्ड हो गया, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ये वाले पार्ट फ़र्ज़ करें कि वो इंजर हो गया, तो ये क्या करेगा कि अपने इस इंजर्ड पार्ट को इससे अलहदा कर लेगा अपने आप को, यानी कि यहाँ पर जहाँ तक इंजरी हुई होगी उसको छोड़ के बाकी वाले पोर्शन में एक सेप्टम या सेप्टा क्रिएट कर लेगा, जिसकी वजह से बाकी का जो पार्ट है वो ज़ाया हो जाएगा, लेकिन एनिमल की बाकी बॉडी जो है वो इंजरी से बच जाएगी, वो सर्वाइव कर जाएगी उस चोट से, उस ट्रॉमा से, ठीक है। थर्ड एडवांटेज मेटाबॉलिज्म का ये है कि इसकी वजह से जो कुछ रीजन्स हैं बॉडी के वो ख़ास किस्म के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कि फीडिंग करने के लिए जो अर्थवर्म सपोज कर लें कि उसकी बॉडी के जो इंटीरियर रीजन्स हैं दे आर मॉडिफाइड फॉर फीडिंग, ठीक है। लोकोमोशन के लिए दूसरे कुछ रीजन्स मॉडिफाई होंगे और रिप्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं टैगमेटाइजेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि
एक मेटामेरिक एनिमल या सेगमेंटेड एनिमल की बॉडी के जो रीजन्स हैं वो स्पेशलाइज हो जाएं ख़ास फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, इसे कहते हैं टेगमेटाइजेशन। ठीक है, टेगमेटाइजेशन जो है वो हमने इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स में स्टडी की है, और आर्थ्रोपोड्स के अंदर इंसेक्ट, स्पाइडर्स वगैरह आते हैं, हम पहले इसको स्टडी कर चुके हुए हैं। ठीक है जी, उसके बाद जी मेटामेरिज्म और टेगमेटाइजेशन जो होते हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं, क्योंकि एनालिड्स के अंदर भी पाए जाते हैं और आर्थ्रोपोड्स दोनों के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोनों के अंदर ये है, दोनों आर्थ्रोपोड्स और एनालिड्स दोनों के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं। दोनों के अंदर कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं, या एवोल्यूशन, इनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पाया जाता है। तो वो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं कि दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स हैं, दोनों में बायलेटरल सिमेट्री है, दोनों के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। लेकिन इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर होने का जो एविडेंस है जो हमें फॉसिल से मिलेगा वो इनकम्प्लीट है। तो इसलिए हम ये नहीं एविडेंस दे सकते कि ये दोनों एनिमल्स जो है इनका कॉमन एंसेस्टर था, और इनका कॉमन एंसेस्टर कौन सा था जिसकी वजह से ये दो एनिमल्स बने वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, ये कहा सपोज़ किया जाता है कि मे बी इन दोनों का एक जो एंसेस्टर था वो शायद समंदर में रहता था, वो वॉर्म की तरह का था, बायलेटरल था, और उसके अंदर भी मेटामेरिज्म मौजूद थी। अब आप लोग अपनी बुक की फिगर नंबर 13.4 में देखें तो यहाँ पर इन्होंने एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स के ओरिजिन के बारे में बताया है। इन्होंने कहा कि ये वो एंसेस्टर था जो कि हम कहते हैं कि आर्थ्रोपोड्स और एनालिड्स दोनों का एंसेस्टर था, जो कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है, और ये वॉर्म लाइक एनिमल था। ठीक है, उस एनिमल से सबसे पहले बना एक ऐसा एनिमल जो कि मेटामेरिक था, लेकिन उसके अंदर मेटामेरिक अपेंडेजेस थे, यानी कि एक टांग इस तरफ थी और एक दूसरी तरफ थी, तो ये मेटामेरिक अपेंडेजेस इसके अंदर मौजूद है। मेटामेरिज्म तो है लेकिन साथ अपेंडेजेस भी हैं। उसके बाद इस तरह के एनिमल से दो तरह के एनिमल्स बने, यानी कि आर्थ्रोपोड्स जो कि हमें यहाँ पर फिगर ई में नज़र आ रहे हैं, और डी में हमें जो है एनालिड्स की डेवलपमेंट नज़र आ रही है। ठीक है, अब इन्होंने ये बताया है कि हमारे पास जो पेयर्ड अपेंडेजेस थे, यही पेयर्ड अपेंडेजेस जो थे ये इनसे इस तरह का एक वॉर्म लाइक एनिमल बन गया, और ये वॉर्म लाइक एनिमल जो है ये पोलीकीट्स हम पढ़ेंगे क्लास पोलीईटा के अंदर, हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये पोलीकीट्स जो थे ये अभी भी पाए जाते हैं, लेकिन ये पास्ट में जो है ये काफ़ी पुराने एनिमल्स हैं, तब से लेकर अब तक मौजूद हैं। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जब टेगमेटाइजेशन हुई, यानी कि स्पेशलाइजेशन हुई सेगमेंटेड रीजन्स की, तो आर्थ्रोपोड्स बने। अब आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो इसके हेड रीजन में जो टेगमा है, या हेड रीजन की जो टेगमेटाइजेशन हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि इसके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हेड के अंदर जो टेगमा है, हेड का टेगमा जो है इसके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद जो थोरेक्स है, थोरेक्स जो इतना सा पार्ट होता है, ये पार्ट थोरेक्स का, थोरेक्स के अंदर जो टेगमेटाइजेशन हुई है, जो थोरस का टेगमा है ये लोकोमोशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके साथ जो अपेंडेजेस लगे हुए हैं वो लोकोमोटर अपेंडेजेस हैं। और जो इसका एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं, ये जो एब्डोमिनल टेगमा है ये स्पेशलाइज्ड है कि इसके अंदर विसरल ऑर्गन्स, इसकी बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं वो इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं।